जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। चार बहुत अहम मौज़ूआत पर आपसे बात करना है। ये वो मौज़ूआत हैं जिनकी बाज़गश्त गुज़िश्ता रोज़ से हमारे सियासी और समाजी और किसी हद तक अस्करी मंजरनामे के ऊपर भी है। ये मौज़ूआत क्या हैं? सबसे पहले ही बात तो ये है कि एक ड्रामा सा है, एक खबर सी है, एक अंदाज़ा सा है कि शेर अफजल मरवत जो कि इमरान खान के वकील हैं और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तहरीक इंसाफ के हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया। कभी तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल से खबर आई कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, कभी चकदरा पुलिस, मालाकंड पुलिस की तरफ से ऐलान हुआ कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, उनको सिर्फ किसी चेक पोस्ट पर रोका गया। इस छोटी सी बात को एक फसाद के तौर पर, एक ड्रामे के तौर पर किसने पेश किया? पहला ट्वीट कहां से आया? शेर अफजल मरवत हैं कौन? अचानक ये पीटीआई के वाली वारिस कैसे बन गए? इसके ऊपर इस वीलॉग में बात करेंगे। एक और खबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पीटीआई के दौर के वजीर खजाना जनाब शौकत तरीन साहब, जो असद उमर की तरह अरस्तू रहे, वो हर डिक्टेटर की हुकूमत को दफनाने का काम करते हैं। जनाब जनरल मुशर्रफ के दौर के आखिरी वजीर खजाना का नाम अगर आप पता करें तो शौकत तरीन साहब का नाम जगमगाता हुआ नजर आएगा। और अगर इमरान खान, जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के दौर का आखिरी वजीर खजाना आप तारीख के सफ़ात में से तलाश करें तो शौकत तरीन का काम और नाम आपको नजर आएगा। ये वो वजीर खजाना है जो हमेशा लड़खड़ाती लरजती कश्तियों को दबोने के लिए आते हैं। और इस सब के दौरान जब ये मामला ख़त्म हो जाता है, पता चलता है शौकत तरीन ने अपना बैंक बना लिया, शौकत तरीन को बाहर बनाने की कोई बहुत बड़ी नौकरी मिल गई या उनके असासे हजार गुना बढ़ गए। ये आखिरी दिहाड़ी लगाने वाले लोग हैं, ये सिल्क बैंक बनाने वाले लोग हैं। इन्होंने पीटीआई से भी इस्तीफा दिया, सेनेटरशिप भी छोड़ दी, क्योंकि अब तिजोरियां भर चुकी हैं। अब उन्हें इमरान खान के जाली बयानी की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। मीडिया में सियासी चपकलिशें, सियासी इख्तलाफ कोई नई बात नहीं। लोगों के इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन अमूमन ये इख्तलाफात नजरियाती होते हैं। लोग एक दूसरे से दलील की बुनियाद पर, नजरियात की बुनियाद पर इख्तलाफ करते हैं। लेकिन एक प्रोग्राम हमने गुज़िश्ता रोज ऐसा देखा जिसमें बात नजरियात से आगे हाथापाई तक पहुंचते पहुंचते रह गई। दो तजियाकार, दो सहाफ़ी, एक इरशाद भट्टी साहब और एक आमिर इलियास राना तकरीबन उलझ पड़े एक प्रोग्राम में। उस वक्त गुफ्तगू का मौजू था जज अरशद मलिक और रात 2 बजे आने वाली उनकी कॉल। वो कॉल किसे की गई? इरशाद भट्टी ने क्या बदतमीजी की, आमिर इलियास राना ने कैसे उसका मुंह तोड़ जवाब दिया? इसके ऊपर आपको असल कहानी हम सुनाएंगे। चौथी खबर जिसका हमने जिक्र करना है वो जनाब हाई कोर्ट की जानिब से ये पैगाम आ गया है कि भाई बताएं ये ऑडियो लीक किस तरह होती है, सबसे पहले किस प्लेटफॉर्म पे चली। बाबर सत्तार साहब ज़रा सख्त गिर किस्म के जज मशहूर हैं, कभी जियो में होते थे, हमारे कुलीग होते थे, अब उनकी टोन मैनरिज्म तब्दील हो गया हुआ है। और उन्होंने DGFIA, DGISI, DGPTA, पेमरा जो थे उन सबको तलब कर लिया और उनसे पूछा कि ये भाई ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स कहाँ हो रही हैं? बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की ऑडियो सबसे पहले कहाँ से आई? टेक्नोलॉजी की मदद से ये बताया जा सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से बताया जा सकता है ना। अगर कोई बताने वाले ना बताना चाहें तो फिर क्या हो? इस वक्त अहम बात शायद ये नहीं है कि ये लीक कहाँ से आई है, अहम बात ये है कि उस लीक के अंदर क्या कुछ है, उसमें क्या चीजें, क्या जुबान इस्तेमाल की गई है, क्या अलकाबात दिए गए हैं, किसको क्या कहकर मुखातिब किया गया है। बहनों और नंद और भाभी की लड़ाई के अंदर क्या मुल्क को तहोतेक किया जा रहा है? क्या तहरीक इंसाफ के बयानिए को पैरों तले रौंदा जा रहा है? दो खवातीन की या चंद खवातीन की लड़ाई, ऑडियो लीक्स, उसमें लतीफ़ खोसा का किरदार, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। प्रिंसिपल स्टैंड सबका यही होना चाहिए कि इस तरह की ऑडियो लीक्स नहीं होनी चाहिए, इनके ऊपर
और इस तरह मीडिया पर चलनी भी नहीं चाहिए। प्राइवेसी के इशू के खिलाफ है, लेकिन क्यों हो रही है और कहां से हो रही है, इसके बारे में बात करेंगे। अब जनाब हम पहले मौजू की तरफ आ जाते हैं। पहले इमरान खान सानी तकरीबन शेर अफजल मरवत बन चुके हैं, क्योंकि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो उसी तरह की बांगी मार सकते हैं जैसे इमरान खान मारा करते थे। और पाकिस्तान में एक ज़ॉम्बीज़ का तबका पैदा हो चुका है जो उस तरह की बांगीज़ को पसंद करता था। जब इमरान खान जर्मनी और जापान की सरहद मिलाया करते थे तो ये लोग ताली बजाया करते थे। जब इमरान खान कहते थे कि समंदर की तह तले गैस का एक खजाना दरियाफ्त हो गया है, वो अगर मिल जाए तो पाकिस्तान के दलिद्दर हो जाए, दूर हो जाएंगे, बस सारे दुआ करें कि वो खजाना कहीं लीक ना हो जाए, तो ये सारे लोग तालियां बजाया करते थे। जब इमरान खान कहते थे कि मैंने IMF से कर्जा लिया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, तो ये सारे लोग तालियां बजाते। एक तरह के ज़ॉम्बीज़ का को तहरीक इंसाफ वायरस लग जाता है, उसके बाद वो इस तरह की बातें पसंद करते हैं। इमरान खान के बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत पर यह वक्त आ पड़ा कि उन्हें शेर अफजल मरवत को ही अपना कायद तस्लीम करना पड़ा। एक तरफ तो चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं बैरिस्टर गौहर, लेकिन वो शरीफ आदमी हैं, वो शायद इसलिए रखे हुए हैं कि एक बेहतर फेस भी दिखाना है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की असल कैंपेन और KPK में असल कैंपेन शेर अफजल मरवत चला रहे हैं। उनको वही इस्तकबाल मिल रहा है जो किसी जमाने में खान साहब को मिलता था। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये शख्स रॉन्ग नंबर है, ये इमरान खान के बयानिए को तबाह करने के लिए यहाँ पे लाया गया है। अभी तक शेर अफजल मरवत ने कोई सियासी हिकमत की बात नहीं की। अभी तक उनके बयानिए से कहीं ये बात झलकती नजर नहीं आई कि वो पाकिस्तान के अवाम के बारे में फिक्रमंद हैं या उन्हें तहरीक इंसाफ की डूबती हुई साख की कोई फिक्र है। अभी तक शेर अफजल मरवत की इस मीडिया में, इस मुल्क में, इस सियासत में वैल्यू सिर्फ एंटरटेनमेंट की है, जिसमें वो कभी किसी मीम के तौर पे सामने आ रहे हैं, कभी एक ऐसे शख्स के तौर पर सामने आ रहे हैं जो बहुत ज्यादा हवासों में नहीं लग रहा, और उसकी अहमकाना बातों पर लोग ठट्ठे उड़ा रहे हैं। सिर्फ इतनी सी उनकी वैल्यू है। पॉलिटिकल सियासी संजीदगी, सियासी बुर्दबारी उनको छू कर नहीं गई। उनके हवाले से कल ये खबर आई कि वो चकदरा से आगे जा रहे थे और बाजोड़ जा रहे थे। उन्हीं इलाकों से इनका ताल्लुक है, और बाजोड़ जाते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बल्कि तहरीक इंसाफ गिरफ्तार वाली बात तो नहीं करते, अगवा कर लिया। और ये बात तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल से सबसे पहले सामने आई है। और उन्होंने कहा जी, काजी फाइज ईसा से अपील भी की कि इंसानी जो है ना हकूक के हवाले से चीफ जस्टिस साहब फौरन इसका नोटिस लें। बाद में पता चला कि गिरफ्तार हुए ही कोई नहीं, ये अचानक गुलगुला मचा दिया गया। और वो बाद में मालाकंड पुलिस के हवाले से और बाकी जो पुलिस के इदारे थे उनकी तरफ से ये तौज़ी पेश की जाती रही कि उनको एक चेक पोस्ट पे रोका, ना किसी ने हथकड़ी लगाई, ना गिरफ्तारी की, ना कोई वारंट गिरफ्तारी था, ना इस तरह की कोई इंडिकेशन थी। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर और उनके सोशल मीडिया के अंदर ये एबिलिटी मौजूद है। एक वाकया नहीं हुआ उसके बावजूद लोगों को वो यकीन दिलवा सकते हैं कि ये वाकया हुआ है, बल्कि बहुत ही बुरा हुआ है। यही सारी हकीकत है शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी की। कोई उसके अंदर ऐसी खास बात नहीं थी। जब वजाहत आ गई कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया तो बात खत्म होनी चाहिए। लेकिन मुझे यूं लगता है कि एक रॉन्ग नंबर का प्रोफाइल बड़ा करने की कोशिश की जा रही है, और ये लम्हा फिक्रिया है तहरीक इंसाफ के लिए। तहरीक इंसाफ वालों को सोचना चाहिए कि उनके ऊपर इब्तला का कौन सा वक्त आ गया कि पहले उन्हें इमरान खान जैसी क़यादत नसीब हुई जिन्होंने हर जगह सियासत में इस्लामी टच लगाया, और अब उन्हें क़यादत शेर अफजल मरवत की नसीब हो रही है कि जिनकी वैल्यू एंटरटेनमेंट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जो एक लतीफ़ा है, एक तमाशा है, लेकिन सियासी लीडर के तौर पर उनको कबूल नहीं किया जा सकता। संजीदा जहन
और संजीदा सियासी सोच रखने वाले लोगों की जानिब से। तो शेर अफजल मरवत की कहानी ये है, गिरफ्तार कोई भी नहीं हुए और सिर्फ उनका प्रोफाइल बड़ा करने की कोशिश की जा रही है, वो प्रोफाइल जो सिर्फ अभी लतीफ़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी खबर की जानिब चलते हैं। दूसरी खबर है जनाब शौकत तरीन साहब। शौकत तरीन जैसे इब्नुल वक्त लोग हर ज़माने में होते हैं। अलमिया ये है कि हर ज़माने में डिक्टेटर या डिक्टेटरों जैसी सोच रखने वाले लोग अपने कफन दफन का इंतज़ाम करने के लिए शौकत तरीन जैसे लोगों को बुलाते हैं। अगर इनके ऊपर कभी एहतसाब किया जाए तो इनके, और ये चूंकि वाइट कॉलर क्राइम के माहिर होते हैं, इनके ऊपर बड़ा कड़ा एहतसाब होना चाहिए। इनसे पूछना चाहिए कि जब जनरल मुशर्रफ का दौर ख़त्म हुआ, आपने उनकी दुआए खैर फातिहा पढ़ी, उनको दफनाया कफनाया, और उसके बाद अचानक सिल्क बैंक कैसे बन गया। उनसे ये पूछना चाहिए इमरान खान के दौर में जब दिनों में स्टॉक मार्केट ऊपर से नीचे जा रही थी तो उस सारे अरसे में आपकी तिजोरी में पैसे कैसे गए। उनसे ये पूछना चाहिए था तहरीके इंसाफ वालों से कि जब हफीज पाशा और पता नहीं किस किस के नाम पर लड़ाई हो रही थी तो अचानक हफीज ये शौकत तरीन का नाम कहाँ से आया। उनसे ये पूछना चाहिए कि भाई तहरीके इंसाफ का शौकत तरीन से क्या कोई ताल्लुक है, या एक पैराशूटर हैं जो तहरीके इंसाफ पर बोझ बनकर आए और बोझ बनकर ही रहे। अब उन्होंने इब्तला का दौर देखा, सख्ती देखी, ये सियासतदान नहीं है, ये इब्नुल वक्त किस्म के लोग हैं। इन्होंने वक्त देखा और ये पलट गए, ना सिर्फ तहरीके इंसाफ की बुनियादी रुकनीत से तौबा ताइब हो गए, बल्कि ये तहरीके इंसाफ की सेनेटरशिप से भी मुस्ताफी हो गए। आप सोचते होंगे सेनेटरशिप तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, उससे क्यों मुस्ताफी हुए? तो फिर आपको अंदाज़ा नहीं है कि जितनी दिहाड़ी वजीर ख़जाना बन के लगाई जा सकती है, अब उन असासों को बचाने के लिए, छुपाने के लिए कहीं स्विट्ज़रलैंड दौड़ना पड़ेगा, कहीं कहीं और जाना पड़ेगा, कहीं बैरून मुल्क खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार करनी पड़ेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने गले में पड़ा हुआ तहरीके इंसाफ का और सेनेटरशिप का जो तौक है उसे उतार कर फेंक दें। आइंदा भी इस तरह के लोग हमें नजर आएंगे मुख्तलिफ सियासी जमातों में। शौकत तरीन का इस्तीफा बुनियादी तौर पर सबके लिए पैगाम है कि इस तरह के इब्नुल वक्त लोगों पर ट्रस्ट करने के बजाय अगर वो अपने लोगों पर, अपने कारकुनों पर एतमाद करें तो उसका फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है। एक और खबर जो कल की बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो बुनियादी तौर पर दो तज्जियाकारों, एक सहाफ़ी और एक खुद साख्ता तज्जियाकार के दरमियान लड़ाई है। आमिर इलियास राना बड़े काबिल सहाफ़ी हैं, ब्यूरो चीफ हैं, एक्सप्रेस के बड़े लाइक सहाफ़ी हैं। नवाज शरीफ दौर में नवाज शरीफ के बहुत करीब रहने का भी इन्हें दावा है, और जब नवाज शरीफ का दौर नहीं था तो इनके ऊपर जाहिर है सख्तियाँ भी बहुत थी, सभी लोगों पर थी, लेकिन आमिर इलियास राना भी इन सख्तियों से गुजरे। दूसरी जानिब इरशाद भट्टी साहब जो बुनियादी तौर पर पर्चियाँ लिख कर लाते हैं शो में और वो पढ़ देते हैं, एंकर उन्हें डिस्टर्ब करे तो वो बहुत नाराज़ होते हैं कि मेरा सारा फ्लो जो है वो कहीं से आपने तोड़ दिया है। उन पर्चियों को अगर इनसे ले लिया जाए तो इनका बयानिया उसी प्रोग्राम के दौरानिए के दरमियान ही फौत हो जाता है। इरशाद भट्टी साहब, किसी को तवक्को नहीं थी कि वो मुल्क के इतने बड़े तज्जियाकार बनेंगे, लेकिन बन गए। अब इसको इस मुल्क की किस्मत ही कहा जा सकता है। हुआ क्या? आमिर इलियास राना साहब बात कर रहे थे जज अरशद मलिक की, और उन्होंने कहा कि रात के 2 बजे जो है वो अरशद मलिक ने किसी को फ़ोन करके कहा कि 2 केसेस हैं, उनमें से एक केस में मैं सज़ा दे सकता हूँ, एक केस में नहीं दे सकता। फिर साथ में, क्योंकि वो कानून के मुताबिक नहीं है, साथ में उन्होंने बताया कि उनकी एक नाजेबा वीडियो दिखाकर उनसे ये फैसला दिलवाया जा रहा है। ये बात सुननी थी कि इरशाद भट्टी साहब जो है वो सीखपा हो गए और उन्होंने कहा दफ़ा हो जाओ। ये एग्जैक्टली वर्ड इस्तेमाल किए, दफ़ा हो जाओ और इस तरह की बात मत करो, और रजिस्टर क्या लगा रखी है।
عامر الیاس رانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایجنسیوں نے ارشد ملک سے یہ فیصلہ کروایا، ان کو ویڈیو دکھائی۔ ارشاد بھٹی صاحب کے تلملانے سے یہ لگ رہا تھا کہ انہیں اس بات کا دکھ ہے کہ ایجنسیاں، اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ ایجنسیوں نے ارشد ملک سے یہ سوال کیوں کرایا، ان کو اس بات کا دکھ ضرور ہے کہ اب ایجنسیاں عامر الیاس رانا کو اٹھا کر کیوں نہیں لے جا رہی۔ ارشاد بھٹی جیسے تجزیہ کار اس حقیقت کو ماننے سے قاصر ہیں، تسلیم کرنے سے قاصر ہیں کہ گزشتہ زمانہ جس میں بہت کھل کر میڈیا میں زیادتیاں ہوئی ہیں، اور وہ زمانہ اب بیت گیا ہے۔ اس زمانے کے ساتھ وفادار اب کوئی بھی نہیں ہے، اس زمانے کی حمایت کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل سچی بات ہے۔ یہ آج کل کوئی تحریک انصاف کا بندہ بات کرے ایجنسیوں کے خلاف تو الگ بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص بھی جنرل فیض، جنرل باجوہ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ عامر الیاس رانا اس موضوع پر بات کر رہے تھے۔ آپ کے خیال میں جو جرائم جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے کیے، کیا ان کو ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان کے حق میں دلیل دی جا سکتی ہے؟ جس طرح عمران خان کے ساتھ مل کر انہوں نے اس ملک کا پٹھا بٹھا دیا ہے، تو کیا اس کی تعریف کی جا سکتی ہے؟ اور یہ بات بھی بالکل درست ہے، ہم اسے تسلیم کریں نہ کریں کہ اگر یہ ٹیلی ویژن پر نام آ رہا ہے، لوگ کھل کر تنقید کر رہے ہیں جنرل باجوہ پر اور جنرل فیض پر، اس زمانے کی ایجنسیوں پر، تو اور ان کے اوپر کریک ڈاؤن نہیں ہو رہا، انہیں شمالی علاقہ غیر نہیں بھیجا جا رہا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح کی انڈورسمنٹ موجودہ جو لوگ صاحب اقتدار ہیں ایجنسیز میں، ان کی طرف سے ایک طرح سے اجازت دی گئی ہے۔ نہ دی گئی ہوتی تو اور یہ کوئی ڈھکا چھپی بات نہیں ہے، یہ کوئی خفیہ راز نہیں ہے، یہ سامنے کی بات ہے۔ جب کوئی چیز نہیں کرنی ہوتی تو نہیں کرنی ہوتی، جب کسی چیز کی اجازت دینی ہوتی ہے تو اس چیز کو تسلیم نہیں کیا جاتا، لیکن اس چیز کے کرنے والوں کا ہاتھ نہیں روکا جاتا۔ تو اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو جرائم جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے کیے، ان پر میڈیا میں کھل کر تنقید ہوتی ہے، کوئی پیمرا سے نوٹس نہیں ہوتا، کوئی شمالی علاقہ غیر نہیں جاتا، کوئی غائب نہیں ہوتا، اس لیے کہ ادارے کی طرف سے یوں لگتا ہے، ایک خاموش سی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ جرائم جو جنرل باجوہ جنرل فیض کے تھے، ان کو موجودہ اسٹیبلشمنٹ اپنے کندھے کا بوجھ بنانے کو تیار نہیں ہے۔ اس سب کے باوجود کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید ابھی تک کسی عدالت کی ایک پیشی میں نہیں آئے۔ جنرل باجوہ نے خود کہا کہ وہ عمران خان کے خلاف عمران خان کی خواہش کے مطابق عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں، لیکن یہ بھی سب ڈرامہ ہے، اس لیے کہ ادارہ جنرل باجوہ کو کبھی پیش نہیں ہونے دے گا۔ موجودہ اسٹیبلشمنٹ ماضی کے کبھی کاموں سے جان چھڑانا چاہتی ہے اور فوکس رکھنا چاہتی ہے پاکستانی معیشت پہ اور اپنے نان پولیٹیکل ہونے پر، اور ان سارے عناصر کو جو پاکستان میں مایوسی پھیلا رہے ہیں، جو پاکستان میں فساد پھیلا رہے ہیں، ان کے اوپر کریک ڈاؤن کا پکا ارادہ ہے، اس سے کوئی نجات نہیں مل سکتی۔ اس کے حوالے سے بالکل کلیئرٹی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا ادارے نے اپنے اندر لوگوں کو بھی سزائیں دی۔ پی ٹی آئی والوں نے تو جو کچھ کیا سو کیا، اس کی سزا انہوں نے بھگتنا شروع کر دی ہے، اور یہ ابھی آغاز ہے۔ یہ الیکشن کے بعد آپ دیکھیے گا ان کا معاملات میں تیز رفتاری آ جائے گی۔ آخری خبر کی جانب چلتے ہیں۔ وہ جناب ہائی کورٹ نے بلا لیا کہ بھئی سارے آ جائیں، کٹھے ہو کے آ جائیں، ڈی جی آئی سے بھی آ جائیں، ڈی جی ایف آئی بھی آ جائیں، پی ٹی اے کے بھی چیئرمین آ جائیں، اور پیمرا والے بھی آ جائیں، بتائیں تو صحیح ہے آڈیو لیکس کس طرح ہوتی ہے۔ اور یہ ٹیکنالوجی کی مدد سے بتانا آسان ہے کہ پہلے کہاں سے نکلی، پھر کہاں سے نکلی، ریکارڈ کہاں ہوئی، فرینزک کر کے اصل ہے، صحیح ہے۔ اچھا، پتہ تو سب کو ہے یہ کہاں سے، تسلیم کوئی نہیں کر سکتا، پتہ تو سب کو ہے یہ کہاں سے ہوئی، کون کس کے پاس، کیا نواز شریف کے پاس، آصف زرداری کے پاس اتنا بڑا نیٹ ورک ہے کہ وہ یہ آڈیو لیکس ریکارڈ کر سکے؟ نہیں ہے ان کے پاس۔
या किसी की वीडियो बनवा सके, नहीं, उनके पास नहीं है। होती ये है, लेकिन इसमें सवाल ये है कि अगर इनका मकसद मुल्की मफाद है तो क्या तब भी इसकी इजाज़त दी जा सकती है? यही बहस होनी है। अखलाकी तौर पर इस तरह की ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या कीजिए कि जो जहरीला बयानिया हमारे जहनों में डाल दिया गया है, उससे निकलने के लिए, निजात पाने के लिए सिर्फ एक रास्ता रह गया है, वो ऑडियो लीक्स। और ऑडियो लीक्स में हमें कितने किरदार खुलकर सामने नजर आ रहे हैं। क्या हमें पता चल सकता था कि मुज़ाहिर अली नकवी ट्रकों वाला जज है? क्या हमें पता चल सकता था कि परवेज इलाही उनके घर जाके पैसे दे के आते हैं? क्या हमें पता चल सकता था कि इमरान खान और की बहनों और अहलिया के दरमियान लड़ाई की वजह से पीटीआई का एक नया बयानिया बनाया जा रहा है? इस तरह की बहुत सारी ऑडियो लीक्स हमारे सामने आ रही है। बदकिस्मती है कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है, आप इनके जराइम को प्रूव नहीं कर सकते, ये इतने सियाने लोग हैं। लेकिन अब अदालत ने बुला लिया इन लोगों को, तो देखिए क्या बनता है। फिलवक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।